रामायण, महाभारत, वेद कब घटित हुआ? कि भारत का इतिहास जो लिखा गया, हमें प्राचीन समय में कोई हुई घटना अच्छी तरह समझनी चाहिए। तो क्या चाहिए हमें? एक प्राचीन भारत की बात कर रहा हूँ, जो खगोल शास्त्र की जो डेवलपमेंट हुई, ऐसी दुनिया में कहाँ नहीं हुई। इनफैक्ट भारत में जो डेवलपमेंट हुई उसके बाद दुनिया में भारत से आगे कभी लेके गए होंगे तो लास्ट 300 ईयर्स में। लेकिन भगवान कृष्ण जिस संशय की बात कर रहे हैं वो मन का संशय है। ठीक है। हाँ, और हमारे जो दर्शन शास्त्र है कि जिससे हमें विचार कैसा करना है, ज्ञान कैसा संपादन करना है, और सच क्या है और झूठ क्या है, उसमें डिवीजन कैसा करना है, ये हमें दर्शन शास्त्र सिखाता है, जिसको हम आजकल मॉडर्न साइंस बोलते हैं। एक ऐसी सशक्त भाषा चाहिए कि जिसमें ज़्यादा बदल न होते हो और जिसमें कुछ भी वस्तु का या कोई भी प्रसंग का वर्णन किया जा सकता हो। ऐसी है संस्कृत। दुनिया में ऐसी कोई भी दुनिया में दूसरी ऐसी भाषा नहीं है सशक्त। इतिहास कुछ एक लिनियर चीज नहीं है। इतिहास में बहुत सारी बातों का वर्णन आता है, लेकिन जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं आपके साथ नीतीश गोयल करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। हम जब भारत की बात करते हैं ना, तो महाभारत की बात भी आती है, राम की बात आती है, कृष्ण की बात आती है, यहाँ के इतिहास की बात आती है, बृहत्तर भारत की बात आती है। लेकिन उस इतिहास के साथ साथ में समय जुड़ा है, कालखंड जुड़ा है। उस काल को समझने के लिए हमें उज्जैन पहुंचना पड़ता है, तो महाकाल के दर्शन करने पड़ते हैं। लेकिन वो लोग जिनके लिए कहते हैं कि भाई जिसने अपने जीवन में महाकाल को अनुभव करने के लिए तपश्चर्या में पूरा जीवन लगा दिया हो और उसके बाद में उस कालखंड को लेकर आए हो, न केवल अपने लिए बल्कि सबके लिए, जिससे कि सब ये बात समझ सकें कि इस इतिहास का डेटिंग किस तरीके से आ रही है हम और आप सबके लिए। ये ऐसे व्यक्तित्व आज हमारे साथ में है। मैं उनका परिचय आपके साथ में कराना चाहूंगा। हमारे साथ में है श्रीमान नीलेश नीलकंठ ओक जी। आप जीती जागती पर्सनालिटी है जिन्होंने रामायण और महाभारत के लिए एस्ट्रोनॉमिकल डेटा इकट्ठा करके, मॉडर्न साइंस को उपयोग करके, वेदों का अध्ययन करके, पुराणों का अध्ययन करके हमारे लिए वो एक निश्चित डेटिंग दी है। और न केवल डेटिंग दी है बल्कि उसके अलावा जियोपॉलिटिक्स में एक जियो मैपोग्राफी, जिसको हम कह सकते हैं, सुग्रीव, नकुल, सहदेव, जिनके बारे में अगर हम केवल नाम लेते हैं तो लोगों को 2 मिनट में बोलने को कहता हूं नीलेश जी, तो शायद कई बार बोल नहीं पाते हैं। लेकिन आपने उनका पूरा एटलस, किस तरीके से वो केवल सेनापति नहीं थे, केवल राजा नहीं थे, बल्कि बहुत बड़े विद्वान थे, उनकी विद्वानता का परिचय आपने अपने टॉक्स के माध्यम से दिया है। नीलेश जी वर्तमान में यूएसए में अटलांटा में विराजते हैं, लेकिन आपका निरंतर प्रवास भारत के साथ में बना रहता है। नीलेश जी, आपका जम्बू टॉक्स में बहुत स्वागत, अभिनंदन। कैसा है आप? नमस्कार नीलेश जी, सबसे पहले तो चूंकि हमने शुरुआत की रामायण और महाभारत के साथ में, तो सबका अपना अपना मत रहता है। लेकिन चूंकि हम कली युगाब्द की बात करते हैं, 5125 वर्ष की बात करते हैं, राजा परीक्षित की बात होती है, भगवान श्री राम की बात होती है। जयपुर में अभी जब श्री राम जन्मभूमि का वर्डिक्ट आया, उस समय कहा गया जयपुर में सुश्री दिया कुमारी जो वर्तमान सांसद है, कि भगवान श्री राम की 350 पीढ़ी से वो आती है। तो आदमी कई बार ये देखता है कि भाई मैं जो हूँ, मैं 100 साल जी सकता हूँ या 125 साल या 150 साल, तो हिसाब लगाता है। लेकिन वो हिसाब बहुत एक नॉर्मल हिसाब होता है कि आपने मल्टीप्लाई कर दिया कैलकुलेटर से, लेकिन आपने जो लगाया वो केवल हिसाब नहीं है, उसके साथ साथ में किताब भी नहीं जुड़ी है, बल्कि वेद, पुराण, एस्ट्रोनॉमी सब जुड़ा हुआ है। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं उस डेटिंग के बारे में। कुछ लोगों को मालूम भी हो, लेकिन हम शुरुआत उसी से करना चाहेंगे। रामायण, महाभारत, वेद कब घटित हुआ, और उसके बाद में बहुत सारी चीजें। प्लीज डोंट मिस दिस एपिसोड, ये बहुत आवश्यक होने वाला है आपके लिए, पूरा देखिएगा। धन्यवाद। मैं इससे प्रारंभ करता हूँ कि पूरा विश्व में भारत के साथ ही, भारत के पास ही इतिहास क्यों है। तो हिस्ट्री करके इंग्लिश में उसका उपयोग किया जाता है, और प्राथमिकता से जब हिस्ट्री कहते हैं तो क्रोनोलॉजी पे एम्फेसिस रहता है। और इतिहास है, उसमें क्रोनोलॉजी तो है ही, उसमें एम्फेसिस भी है, लेकिन क्रोनोलॉजी से बहुत आगे जाके बहुत सारे विविध विषयों की चर्चा होती है। उसका कारण यह है कि इतिहास का उद्देश्य अलग है। अलग मीन्स क्रोनोलॉजी तो उद्देश्य है ही, उसमें तो कोई दूसरी दो ही राय नहीं है।
लेकिन कभी कभी हमारे इसमें ही कंफ्यूजन हुआ है कि अरे उससे समय टाइम से क्या फायदा। क्या फायदा मीन्स आपको इतिहास ही समझ में नहीं आता, इतना सिंपल है। बिकॉज इतिहास समझना है, इतिहास जिसके लिए लिखा है वो समझना है। तो हम कहते हैं ना देश काल पात्र, प्लेस टाइम एंड द कॉन्टेक्स्ट। जब तक आपको ये पता नहीं तो आपको इतिहास समझ में भी नहीं आएगा। कोई लोग कहते हैं कि उससे हमें गुणों का, नीति मूल्यों का ग्रहण करना है, लेकिन गुणों का और नीति मूल्यों का ग्रहण करने के लिए भी टाइम प्लेस कॉन्टेक्स्ट पता चाहिए। तो इतिहास किस लिए है? धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेशम समन्वितम पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते। ये गाइड बुक है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, हमारा आयुष्य जो है अच्छा बनाने के लिए। और पूर्ववृत्त कोई पहले हुई घटना का उपयोग करके कथायुक्त फॉर्म में बता के जो नैरेटिव बनाया गया है, जो कथन किया गया है, ये गाइड बुक करके उसको इतिहास कहते हैं। अभी हमारे इस भारत में ये इतिहास क्यों है? इसका कारण यह है कि भारत का इतिहास जो लिखा गया, हमें प्राचीन समय में कोई हुई घटना अच्छी तरह समझनी चाहिए तो क्या चाहिए? हमें एक ऐसी सशक्त भाषा चाहिए कि जिसमें ज़्यादा बदल न होते हो और जिसमें कुछ भी वस्तु का या कोई भी प्रसंग का वर्णन किया जा सकता हो। ऐसी है संस्कृत। दुनिया में ऐसी कोई भी दुनिया में दूसरी ऐसी भाषा नहीं है इतनी सशक्त। दूसरी बात यह है कि आप जब इतिहास कहे तो टाइम स्टैम्प चाहिए। भारत में, और मैं प्राचीन भारत की बात कर रहा हूँ, खगोल शास्त्र की जो डेवलपमेंट हुई ऐसी दुनिया में कहाँ नहीं हुई। इनफैक्ट भारत में जो डेवलपमेंट हुई उसके बाद दुनिया में भारत से आगे कभी लेके गए होंगे तो लास्ट 300 ईयर्स में। केपलर भी नहीं, न्यूटन के बाद, न्यूटन, आइंस्टाइन, मैक्सवेल के। तो एस्ट्रोनॉमी इस टाइम। और तीसरा ये होने के बाद, किसी ने लिखने के बाद वो ज़्यादा उसमें मिक्स न होके हमारे तक आ जाए, इसके लिए गुरु शिष्य परंपरा का निर्माण होना जरूरी है, जो भारत में है और जगह नहीं है। शायद होगी भी लेकिन अभी उपस्थित नहीं है। तो ये एक मेन कारण हो। एस्ट्रोनॉमी इस टाइम, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि व्यास जी को पता है, वाल्मीकि जी को पता है। जो लोग ये अभी ये दृष्टि से वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे, महाभारत पढ़ेंगे, उनको पता है। तो संक्षिप्त में खगोल शास्त्र का प्रारंभ करने का कारण यह है कि एस्ट्रोनॉमी इस टाइम, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ठीक है। तो महाभारत में 300 के आसपास खगोल शास्त्र के विविध संदर्भ मिलते हैं। उसको आज के आधुनिक खगोल शास्त्र के शास्त्र का उपयोग करके और हमारे महाभारत ग्रंथ के संदर्भों का उपयोग करके और हमारा जो प्राचीन जो खगोल शास्त्र है, सूर्य सिद्धांत, उन सबका उपयोग करके जब हम जैसे कि जिक्सॉ पजल सॉल्व करते हैं या क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करते हैं, ऐसा जब किया मैंने और कोई भी करेगा, इफ एनीवन एल्स डज इट, उनको एक ही डेट मिलेगी। वो डेट है 5561 BC। दूसरी कोई डेट, ये जिसको हम विज्ञान बुद्धि, तंत्र शास्त्र और तर्क बुद्धि, इससे हम करें तो दूसरी डेट आ ही नहीं सकती। यह है महाभारत की कथा। रामायण की वही डिट्टो, सिर्फ फर्क यह है कि वाल्मीकि रामायण में 600 के आसपास के खगोल शास्त्रीय संदर्भ आते हैं। थोड़ा चैलेंजिंग इसलिए है वाल्मीकि रामायण में क्योंकि महाभारत में तो युद्ध का समय की हम बात करें, युद्ध कब हुआ, और वो 18 दिन की बात है, तो उसमें बहुत सारी 300 संदर्भ वहाँ के ही है। रामायण में तो एक 30, 40, 60 साल का जो वर्णन है उसमें 600 है, लेकिन वो हमें बहुत सारे इंसिडेंट्स का डेटिंग करना है, तो थोड़ा प्रयत्न ज़्यादा करना पड़ता है, थोड़ा समझने में ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा। लेकिन जो पद्धत है, मेथड है, वो वही है, शास्त्र प्रमाण तो वही है। तो उससे भी सम करके रामायण की जो राम रावण युद्ध है उसका समय आता है 12,209, 12,209 BC। और सिंप्लिसिटी के लिए हम कह सकते हैं, सिंपल से के लिए ध्यान में रखने के लिए, कि महाभारत 7,000 साल पहले, रामायण 14,000 साल पहले। और फिर मैं रिसर्च करते हुए ऐसा हुआ, किसी ने पूछा अरे लेकिन दोनों में तो वेद का उल्लेख है, तो वेद कब के? तो वेद का कोई एक इतिहास नहीं है, वेद इतिहास नहीं है, एक ऐसा समय स्टैंप नहीं है। लेकिन उसमें जो बहुत सारे जो सूक्त है वो विविध समय के हैं, और उसमें जो सरस्वती के जो वर्णन आते हैं उससे हम कह सकते हैं एकदम साइंटिफिक बेसिस, नो इफ्स नो बट, कोई किसी के मन में संदेह नहीं रहना चाहिए कि ऋग्वेद डेफिनेटली 21,000 साल से पुराने हैं। ये बहुत जरूरी है, 21,000 साल में लिखे नहीं है वो, उससे पुराने हैं, लेकिन ये लोअर लिमिट हो गया। तो ये संक्षिप्त में समझ। हमने इंटरेस्टिंग बोला कि 21,000 साल के पुराने हैं। और अब जब वेद की बात आती है तो वेदों की ऋचाएं जिस समय आई, तो वो जो आई तो ज्ञान परंपरा से आई। अब
कितना ज्ञान उस समय रहा होगा जिसने वो लिखा, जिस जो मंत्र दृष्टा ऋषि थे, तो वो भी बड़ा प्रश्न बन जाता है। लेकिन उसके बारे में हम लोग और डिटेल्स में कभी बात करेंगे। द पॉइंट इज लाइक आपने जो बताया कि महाभारत जो युद्ध हुआ और उसके बाद 7000 वर्ष आपने कहा, हम तो कलयुग की बात करते हैं, जैसे मैंने नोट भी किया था, और जो भी सामान्य चलता है कि 3000 BC। हाँ। तो यहाँ बड़ा डिफरेंसेस आ जाता है। तो इसके लिए हमारे दर्शकों को हम क्लियर करने के लिए ऐसा समझा जाता है, वो कोई जो डेट है, एग्जैक्ट डेट है, साल नहीं, ईयर नहीं, लेकिन डेट में थोड़े विवाद उसमें भी है कि इज इट 19 फरवरी, 21 मार्च, आगे पीछे कोई डेट्स है, लेकिन साल जो ईयर है उसमें एक सामान्य मान्यता ये हो चुकी है कि 3100 O2 BC, 3102 BC, अप्रोक्सीमेटली 3000 BC, यानी कि 5000 साल पहले कलयुग का प्रारंभ हुआ। ये जो मान्यता लोगों में हुई है उसका उगम क्या है? तो उसका उगम ये है कि आज का जो हम पंचांग यूज करते हैं, पंचांग तो बहुत सारे हैं, लेकिन सब पंचांग में आपको ये मिलेगा कि उसका जो पंचांग का जो फाउंडेशन हम कहते हैं उसको एपोक रहता है। जैसे कि विक्रम संवत कब से शुरुआत हुई, शालीवान संवत कब से शुरू हुई। सिमिलरली जो हमारा जो पंचांग है उसमें जो प्रारंभ है वो है 3000 BC का। ना वेदर वो 3102 का है ये हम उसमें जाते नहीं, 3000 BC तो 3102 भी मान्य करने में कोई शंका नहीं है। लेकिन उसका जो रीजन है वो है कि बार बार जैसे विक्रम संवत हो गया, शालीवान संवत हो गया, युधिष्ठिर संवत भी आपने सुना होगा, ऐसे बहुत सारे संवत। ऐसा जब पंचांग का जब कभी एक रिफ्रेशिंग हम करते हैं ना, अभी हमारे संसद का पहले भी एक संसद की बिल्डिंग थी, अभी एक नया बन गई, तो कभी तो सोचा कि चलो अभी इससे काम नहीं हो रहा है, नया बनाते हैं। ऐसा जब हुआ, वो जो हमारा आज का पंचांग है उसका जो प्रारंभ हुआ वो 3000 BC या 3102 BC में हुआ। इसका हम प्रमाण अभी उसमें हम डिटेल में जाएंगे नहीं। एस्ट्रोनॉमी से मेरे जो अच्छे मित्र है, एरोनॉटिकल इंजीनियर है और फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट है, डॉक्टर अनिल नारायणन जी, इन्होंने अच्छी तरह से अपने बुक में दिया है। मैं सब लोगों को आग्रह करूंगा कि वो उनके बुक्स पढ़ें। ठीक है। तो उसमें क्या हुआ है कि जो अब वो हमें कैसा समझता है कि ऐसा हुआ है, आज के पंचांग के पैरामीटर्स हम लेके उसको पीछे रिग्रेस करके लेके जाएंगे तो 3000 BC में उसमें जो पंचांग के पैरामीटर्स का उपयोग किया है वो सबसे लोवेस्ट एरर आ जाता है। उससे हमें समझता है कि तब उसका प्रारंभ हुआ। ना उसका कलयुग से कोई संबंध नहीं है, लेकिन संबंध लगाया गया। तो ये कब संबंध लगाया गया उसकी भी इंफॉर्मेशन हमारे सबके साथ है। जो भास्कराचार्य, पहले भास्कराचार्य होके गए 6th सेंचुरी में, उन्होंने अपने वक्तव्य में, ये मेरे जो साथ काम करने वाले यंग रिसर्चर जीवन राव जी है, 23 साल के हैं, 20 साल में उन्होंने ये संशोधन किया, 23 साल में बुक लिख दी, तो उनका ये काम है, तो इसलिए मैं उनका नाम भी उद्धृत करूँ। उन्होंने दिखाया कि पहले भास्कराचार्य एक श्लोक में कहते हैं कि जो पंचांग का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, प्रारंभ है, क्या शायद ये कलयुग का प्रारंभ है, ऐसा तरफ का उनका वक्तव्य है। ठीक है। उनके बाद के लोगों ने वो ऐसा ही लिया कि भाई भास्कराचार्य कह रहे तो वैसा ही होगा, और उससे वो सब गड़बड़ हो गई है। अभी महाभारत पे आता हूँ, तो महाभारत में 90 के आसपास, क्लोज टू 100 के आसपास ऐसे संदर्भ है। ये अलग संदर्भ है, मैंने जो 300 बोला उसके कोई संबंध नहीं, ये ऐड करोगे तो 400 हो जाते हैं। ऐसे संदर्भ है, ये भी जीवन राव जी का काम है कि उन्होंने ये दिखाया कि ये सब संदर्भ आप एकत्र लाए, और महाभारत तो द्वापर और कलयुग के बीच में हुआ था इंटरसेशन पे। तो हम ये एक श्रद्धा और प्रज्ञा और प्रामाण्य से कह सकते हैं कि कलयुग का प्रारंभ 2 नवंबर 5561 BC यानी कि युद्ध के 18वें दिन हुआ। अच्छा, युद्ध के 18वें दिन कलयुग का प्रारंभ हो गया। हाँ, अभी उसमें तो आप्त प्रमाण, शास्त्र प्रमाण और आत्म प्रमाण भी है। आत्म प्रमाण में जीवन राव जी ने दिखाया स्टडी करके। शास्त्र प्रमाण तो महाभारत में है, आपको हरिवंश में मिलेगा उसका उल्लेख, आपको बाकी पुराण में मिलेगा उसका उल्लेख, आपको भागवत पुराण में मिलेगा। और फिर हमारे जो आचार्य है, जैसे कि हरे कृष्ण इस्कॉन के प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद जी, उन्होंने भी ये लिखा है अपने परपोर्ट में। मध्वाचार्य अपने उड़ीपी द्वैत संप्रदाय के जो वैष्णव आचार्य है, उन्होंने भी लिखा है कि जिस दिन अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्रों को नष्ट किया, उस दिन कलयुग का प्रारंभ हुआ। ये इसमें लेकिन मेरा प्रश्न आपसे होगा, बिकॉज अगर देखिए, मैं कौन बनेगा करोड़पति एक सीरियल था,
उसमें सोनाक्षी सिन्हा को जो इंटरव्यू किया गया तो प्रश्न पूछा तो ये उस प्रश्न का उत्तर नहीं आया उनको बिल्कुल, लेकिन वहां पर ये आया कि मैंने महाभारत में देखा था, दैट्स महाभारत सीरियल। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको वो ध्यान होगा कि राजा परीक्षित के सर पे मुकुट में सोने पर कलयुग चढ़ गया। अब आपने कहा अश्वत्थामा ने जिस दिन सारे पुत्रों का, तो परीक्षित तो उसके बाद की बात है। करेक्ट करेक्ट, लेकिन उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है क्योंकि प्रारंभ हुआ 18th डे से, तो उसके बाद तो सब हम पे सब पे चढ़ ही रहा है कलयुग। अच्छा तो उसके जो विजिबल साइंस है ना, ठीक है, वो दिखने लगे। जैसे हम कहते हैं कि अभी बारिश का समय आ गया, लेकिन बारिश का समय आ गया मीन्स गोवा में बारिश हुई, इसका मतलब जयपुर में हुई ऐसी जरूरी नहीं। गर्भकाल कह सकते हैं आप उसको, गर्भकाल कह सकते हैं, उसको समय लगता है। ठीक है, आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपने संदर्भ लिया फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट का। हाँ। तो एक और फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट मेरे से कुछ समय पहले मेरी मुलाकात हुई उनसे, उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग एक बोला कि भाई आप देखिए जितने हमारे चिरंजीवी कहे जाते हैं, चाहे भगवान परशुराम की बात हो या अश्वत्थामा की बात हो या जाम्बवंत की बात हो या भगवान हनुमान की बात हो, ऐसे सभी चिरंजीवी रामायण और महाभारत दोनों में हमें देखने को मिलते हैं। तो उनका कहना था कि महाभारत जो है वो आज से केवल 3000 वर्ष की बात है, लेकिन उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग कहा कि रामायण का जो कालखंड है वो महाभारत से केवल 200 वर्ष पुराना है। अभी यहाँ पर जो एक 10th 11th क्लास का जो बच्चा है, क्योंकि हम तो ये भी देखते हैं नीलेश जी कि हम लोगों ने भी बहुत ज्यादा कुछ, हमारे दर्शकों ने कितना हमारे पास में बुक्स हैं, कितने हमारे घरों में वेद हैं, कितने पढ़े हुए हैं, इसका जवाब लगभग कई बार नेगेटिव में आता है। तो ऐसे में वो जो 10th 11th क्लास का बच्चा है उसको कितना संशय आएगा जब उसको ये चीज बताई जाएगी। और हम लोग कहते हैं कि जो रामायण में आपसे युगीन कालीन परंपरा के बारे में भी बात करना चाहूंगा कि वो समय का कारण कैसे करते हैं, लेकिन पहले ये जो है कि 200 वर्ष, बिकॉज इससे बड़ा मुझे प्रॉब्लम या कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट मैंने पहले नहीं सुना था रामायण और महाभारत के बारे में। नहीं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न का उठाया कि दूसरे जो इसरो के साइंटिस्ट है, आप उनका नाम भी ले सकते हैं। आपने जब डेट्स बोला तो मुझे कौन आप किसको रिफर कर रहे हैं वो भी याद आ गया। लोगों के लिए करेक्ट करने के लिए ये कह दूं कि उन्होंने जो डेट का वो जो क्लेम कर रहे हैं, क्या उसको आप हिंदी में क्या कहोगे? उनका ही इज क्लेमिंग दैट, तो क्या क्लेम को क्या कहते हैं? सामान्य वो एक डेट को मतलब आप क्लेम करने के लिए कि ना डेट का वो एक मैं भी क्लेम कर रहे हैं। नहीं, मैं भी क्लेम कर रहा हूँ ऐसा, तो इंग्लिश में क्लेम कहते हैं, साइंस में भी। तो वो है अप्रोक्सीमेटली 4000 साल पहले, लाइक 17 समथिंग करके। अभी उनका कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है, तो उनका हम नाम भी लोगों के लिए कह रहे कि जिजित नादुमुरी रवि जी, हम बहुत पहले से पहचाने JNR के नाम से वो कम से कम 8 साल से पहचाने हैं हमारी दोनों के। हम साथ में मिले, बहुत साथ कॉन्फ्रेंस में किए हैं, एकत्र मीन्स अलग अलग प्रेजेंटेशन एक कॉन्फ्रेंस में किए हैं। उनके मैं, बिकॉज मैं उनका क्रिटिक देने वाला हूं, तो उनके मैं गुण का भी वर्णन करूं कि उन्होंने एक ancientvoice.com या ऐसे एक साइट की है, डेटाबेस जैसी, कि उसमें आपको समझ लो महाभारत का कोई संशोधन आप कर रहे हैं और कोई आपको एक मदद चाहिए कि द्रौपदी के संदर्भ में सब रेफरेंस मिले, तो आप द्रौपदी टाइप करके सर्च टर्म करो तो पूरे द्रौपदी जहां जहां उसका उल्लेख है वो श्लोक आ जाएंगे एज अ टिप्स ऑफ योर फिंगर्स। तो उनका वो बहुत अच्छा काम है। वो कंप्यूटर आर्टिस्ट भी है, कंप्यूटर पे पिक्चर बनाना, एनिमेशन वगैरह। तो इसलिए मैं अभी आजकल कहता हूँ कि अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनकी कंपटीशन है अभी क्योंकि वो भी डिस्ट्रीब्यूशन से बनाते हैं। मेरा उनका क्रिटिसिज्म ये भी है उनके लिए कि वो जब बुक लिखते या प्रेजेंटेशन देते हैं पावर पॉइंट, तो ऐसा तो हमारा सबके लिए ट्रू है, वो सत्यानृते ऐसा हम बोलते हैं ना, सत्यानृत का मिक्सचर से होता है। हाँ, सत्यानृते द्वे मिथुनीकृत्य वर्तते लोक यात्रा, और व्यवहार में या व्यवसाय में भी सत्यानृते व्यवसाय, ऐसा मनु कहते हैं। तो सत्य और असत्य का मिश्रण से चलते रहता है, बिकॉज हम कहते हुए हमें पता नहीं कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, क्योंकि बहुत सारी बातें हम शब्द प्रामाण्य में भी लेते हैं, विश्वास से लेते हैं, श्रद्धा से लेते हैं। तो उनके जो बुक्स में फास्ट स्पीड रीड में पढ़े हैं, तो उसमें देखते हैं कि कोई बातें जो जैसे कि वैसे फैक्चुअली करेक्ट है वो करेक्ट डाल देते हैं, लेकिन जो जहाँ चिंतन का विषय आ जाता है, जहाँ विज्ञान बुद्धि का विषय आ जाता है, जहाँ तर्क शास्त्र का विषय आ जाता है, जहाँ तंत्र युक्ति का विषय आ जाता है, वहाँ बहुत ही उनका जो काम है वो क्या कहे, मुझे हिंदी शब्द नहीं आते, बट इट इज वेरी डिस्ट्रक्टिव फॉर रीबिल्डिंग द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। लेकिन डिस्ट्रक्टिव है करके उसका उपयोग नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ।
तो आपने जो कहा कि 10 ईयर ओल्ड या 10वीं कक्षा की इसमें संभ्रम पैदा हो जाएगा, हाँ जी। मैं बोलता हूँ 10th कक्षा को क्यों, किसी के मन में भी संभ्रम पैदा हो जाएगा। उसमें मुझे एक बात करता हूँ कि उसमें गुड एंड बैड दोनों है, लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा ही दिखता है। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं अज्ञश्च श्रद्धाधानश्च संशयात्मा विनश्यति, संशय निर्माण होगा तो उससे विनाश होगा। लेकिन भगवान कृष्ण जिस संशय की बात कर रहे हैं वो मन का संशय है। ठीक है। हाँ, और हमारे जो दर्शन शास्त्र है कि जिससे हमें विचार कैसा करना है, ज्ञान कैसा संपादन करना है, और सच क्या है और झूठ क्या है, उसमें डिवीजन कैसा करना है, ये हमें दर्शन शास्त्र सिखाता है, जिसको हम आजकल मॉडर्न साइंस कहते हैं। तो उसके लिए संशय की बहुत जरूरी है। तो अभी ये उदाहरण देके मैं आपको देता हूँ कि मैंने जो अभ्यास से ये दिखाया है कि महाभारत 7500 ईयर्स पहले हो गई। हाँ जी। अब ये जो जिजित नादुरी रवि जी है वो कह रहे हैं कि 4000 साल पहले अप्रोक्सीमेटली हो गई। उनका एग्जैक्ट डेट नहीं है, जब किसी कोई पूछेगा तो अशोक भटनागर जी का डेट बोलते हैं 1793 BC कहते हैं। अशोक भटनागर जी का डेट ये डिसाइसिवली फॉल्स क्यों है, ये मैंने मेरे वीडियोस में दिखाया है। ओके, महाभारत में, पूर्ण महाभारत में सिर्फ खगोल शास्त्रीय नहीं, कोई नदी का संबंध ले, कोई और किसी बात का संबंध ले, कोई भी और विज्ञान से जिसका हम इंद्रिय प्रामाण्य से चयन कर सकते हैं, ऐसा कोई भी संदर्भ, मैं आपके वीडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, ऐसा कोई भी संदर्भ नहीं है, एक भी संदर्भ नहीं है कि जो हमें 4500 BC के बाद में कहाँ भी लेके जाए। एस्ट्रोनॉमी 300 से मैं कहा, उसमें भी एक संदर्भ नहीं मिलेगा आपको। सरस्वती नदी के जो वर्णन है उसमें भी एक संदर्भ नहीं मिलेगा। जीनियोलॉजी है उसमें भी संदर्भ नहीं मिलेगा। ऐसा एक भी संदर्भ नहीं है। जिजित नादुरी रवि जी की बात तो छोड़ो, उनका एक 1793 की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग तो 3000 BC में पड़े हुए हैं महाभारत हुई करके। मैं कह रहा हूँ 4500 BC के बाद ऐसा कोई एक महाभारत का संदर्भ आपको विज्ञान, बुद्धि, तर्कनिष्ठ, इंद्रिय प्रामाण्य टेस्टिंग से लेके जाए, ऐसा है ही नहीं। ये मेरा ओपन चैलेंज है लोगों को कि कोई लेके आए। ना आपने जो बात कही उसमें मैं आता हूँ कि उन्होंने जो कहा वो अच्छा ऑब्जर्वेशन है कि हनुमान जी और क्या आपने नाम लिए, परशुराम, जाम्बुवंत जी, मैं उसमें ऐड कर देता हूँ वाल्मीकि जी, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, और लंबे नाम हम ऐड कर सकते, कॉमन है, ये सब नाम कॉमन है। तो क्या ये लोग वही रहे हैं? बिल्कुल ही नहीं। ये इतना हमें अच्छी बात से पता है। फॉर एग्जाम्पल और भी ऐड कर सकते हैं, दुर्वास ऋषि भी है महाभारत में, दुर्वास ऋषि वहां भी है, और भी सब ऋषि मिलेंगे आपको। परशुराम जी तो आपने कहा दिया। ये इसका कारण ये है कि जैसा हम गोत्र और प्रवर कहते हैं, और जो गुरु शिष्य परंपरा है, तो गुरु शिष्य परंपरा में भी एक गोत्र प्रवर हो गया, और गुरु शिष्य परंपरा में भी एक डिसिप्लिक सक्सेशन भी होता है और एक जेनेटिक सक्सेशन भी होता है कि पिता का पुत्र को भी वशिष्ठ कहा जाएगा। जैसा मेरा गोत्र वशिष्ठ है, तो आज किसी को कहना है, लोग तो मैं मानता नहीं, लोग ऋषि वगैरह कहते हैं, मैं बोला मुझे भी वशिष्ठ ऋषि कह सकते हैं आप। तो लोगों को प्रश्न होगा, अरे अभी आजकल वशिष्ठ ऋषि कैसे है? बिकॉज वो गोत्र से आए। तो डिसिप्लिक सक्सेशन, जेनेटिक सक्सेशन। ओके, नाउ हम ये कहेंगे कि हनुमान का चित्र, हनुमान की कथा लेते हैं, डिटेल में जाता नहीं। तो हनुमान उधर थे, वो इधर कैसे आए? ये क्या है? ये ऑर्डिनरी जस्ट शब्दार्थ लेने से समझने वाली बात नहीं है। मैं ये भी नहीं कहता कि मेरे समझ में आया है विषय कि वो हनुमान जी भीम को मिले वो कैसे थे। उसमें आगे हमें लक्ष्यार्थ, योगार्थ, योग के बुद्धि से विचार करना पड़ेगा। अलग अलग, जैसे दर्शन, महापुरुषों के दर्शन हमें आज के समय में भी होते, जो खुद के जिनकी साधना है, तो वो कुछ अलग विषय है। वो उसमें कहा, बिकॉज इतिहास कुछ एक लिनियर चीज नहीं है। इतिहास में बहुत सारी बातों का वर्णन आता है, लेकिन ये जो उनका आर्ग्यूमेंट है कि बिकॉज दोज, ये दोनों में है, ये दोनों में है, ये वास्तविकता है, उनके साथ मैं परफेक्टली अग्री। इसलिए उनके दोनों में 200 इयर्स का ही डिफरेंस होगा। ये शुद्ध मूर्खता है। मीन्स उसमें ना विज्ञान बुद्धि है, ना तर्क शास्त्र है, ना तंत्र युक्ति है। ठीक है, बिकॉज ये इसीलिए चीजें आ रही थी कि लोगों को, अगर किसी स्टूडेंट को बोला जाए कि भाई कितना वर्ष आपका जीवन यापन रहा होगा, और हनुमान जी जो है बलराम को भी मिले कि ना उनका अभिमान तोड़ने। मैं और एक भी कह दूं कि ये जो मैंने कहा कि वो शुद्ध मूर्खता है, उसका जो किसी को रोष लगेगा वो मेरे पे रखो,
इनके ऊपर नहीं, ये तो मैसेंजर है मेरा। हाँ, बताइए। नहीं नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसी ये प्रश्न इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आपने जो शुरुआत में ही कहा कि काल को अगर हम नहीं समझेंगे तो हम इतिहास को बिल्कुल नहीं समझ सकते हाँ, हैं। तो और इसीलिए आपने जो योग समझ की बात की है, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग दर्शकों के लिए होगा कि 7,000 वर्षों का जो गैप महाभारत और रामायण में रहा है, तो फिजिकली कितने किस तरीके से उपस्थित हैं और कितना मानस अवस्था में वो सभी उपस्थित हैं। बिकॉज जामवंत की बात भी जब आती है कि जामवंत की पुत्री जामवंती से भगवान श्री कृष्ण का विवाह होता है, तो शायद ये सब कारण वो सेम जाम्बवंत नहीं है। हाँ, जब पुराण काल में, या पुराण काल भी नहीं है, बिकॉज पुराण ये स्मृति लिटरेचर है, और स्मृति लिटरेचर का उद्देश्य ये रहता है कि उसमें अपडेट्स किए जाए। ओके, जैसा इतिहास में, तो अभी इतिहास में हम लिख दिया एक बार, बट अभी जैसा थोड़ा समय जाएगा तो ये इतिहास भी, आजकल का ये सेंचुरी का इतिहास भी उसमें जाएगा ना। ठीक है। ऐसा पुराण का उद्देश्य है। तो वो जब लिखा जाता है तो जो आदमी, जो पर्सन उसमें अपडेट्स करता है, उसके जो अपने क्या बोलते हैं अजम्पशंस है, वो भी उसमें आ जाते हैं। Exactly आता है। और जिसको पता नहीं मीन्स हमें भी पता, हम भी उसके ये है गिल्टी है, तो हम अच्छा जाम्बवंत ये कौन, हाँ मुझे रामायण के एक पता है, तो आदमी लिख देता है कि वो रामायण की जाम्बवंत की लड़की को ऐसा हो गया। फिर उसमें बिल्डअप होते जाते हैं, थोड़ा इंटरपोलेशंस होते हैं, एडिशंस होते हैं। एडिशन ऐसे है कि वो उनका विचार है, लेकिन इसलिए ही सावरकर जी ने भी कहा था, स्वतंत्र सावरकर जी ने, कि हमारे इतिहास जो है वो गोल्ड शॉप है, उसमें भी हमें चिंतन करना पड़ता है, क्योंकि गोल्ड शॉप में भी सब गोल्ड नहीं है। लेकिन ये जो पुराण शास्त्र है, हमें जो हमारा जो पुराण है बहुत उपयुक्त है, लेकिन पुराण इज लाइक अ गोल्ड माइन। बहुत सारी मिट्टी निकल के दूर रखनी पड़ती है तो गोल्ड के हमें कण मिलते हैं। ठीक बात है, ये ध्यान रखना चाहिए। राइट। कुछ थोड़ा सा जो वॉरफेयर की बात आती है रामायण और महाभारत में, ब्रह्मास्त्र भी हमें दिखता है, पाशुपतास्त्र भी हमें दिखता है, वायव्यास्त्र, आग्नेयास्त्र, ये सब भी, और अश्व संरचना, रथ संरचना, तो जो सेम नजर आती है, तो क्या 7,000 वर्षों में बहुत परिवर्तन नहीं हुआ? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। सेम नजर आते हैं, कोई अस्त्र तो सिमिलर है, लेकिन आप ये सिर्फ अस्त्र और शस्त्र का मन में रख के फिर वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करें, फिर महाभारत का अध्ययन करें, तो आपको याद आएगा कोई ऐसे अस्त्र जो जिसका उल्लेख रामायण में आता है, उसका उल्लेख महाभारत में नहीं आता। अच्छा, तो सेम नहीं है ना। कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो सेम है, नाम बदल गया, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। और अदर देन उसका डिस्क्रिप्शन, उसका डिटेल क्या था वो पता नहीं है। कभी कभी इफेक्ट पता है, जैसे ब्रह्मास्त्र के इफेक्ट पता है, जैसा अश्वत्थामा छोड़ देता है तो बोलते हैं कि ये मत करो, पूरा संवार हो जाएगा, विश्व संवार हो जाएगा। सिमिलरली नारायण अस्त्र के बारे में आपने सुना है, वेरी इंटरेस्टिंग, कि यू नारायण अस्त्र के साथ आप फाइट कैसे करोगे, फाइट ही करना नहीं है। तो लेकिन किसी ने नारायण अस्त्र छोड़ा तो आदमी जाके फाइट करेगा। भीम जी फाइट किए और भीम सक्सेसफुल भी रहे, लेकिन फाइनली उसको वो नष्ट नहीं कर सकते थे। कृष्ण जी को कहना पड़ा कि भीम शांत हो जा, शांत हो गए तो नारायण अस्त्र का प्रभाव चला गया। और ये हम तो डिस्क्रिप्शन सुनते हैं और उसमें ही रिलीज करते हैं, वो भी अच्छा है। लेकिन जो पाश्चात्य देश है, जैसे कि रशिया, अमेरिका, ये अभी की बात नहीं, पहले की बात कर रहा हूँ, 100 ईयर्स पहले की बात, तब से बात कर रहा हूँ, 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ, सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय की बात कर रहा हूँ। जर्मन लोग, ये सब लोगों ने बहुत सीरियसली लिया। और ये सिर्फ डिस्क्रिप्शन है, हमारे पास मैनुअल नहीं है करके वो चुप नहीं बैठे। एक्चुअली ये है, उनकी श्रद्धा हमारे ग्रंथों पे ज्यादा थी, तो उन्होंने उसका अध्ययन करके, रशिया में प्रयोग मुझे पता भी है कि वो वाइब्रेशंस करके आप दूसरे का नष्ट कर सकते हैं क्या, टैंक को उड़ा सकते हैं क्या, कैन यू क्रिएट अ क्रैक इन द मेटल, क्रैक इन द, ऐसा उन्होंने प्रयोग किए हैं। वायव्यास्त्र ऐसा करके, अग्निअस्त्र, पर्जन्यास्त्र तो इन अ वे है अभी, आपको पता है ना, इन अ डिफरेंट वे, कि वो आकाश में जो एक पार्टिकल्स स्प्रे करना तो क्लाउड्स हो जाते हैं, पर्जन्यास्त्र। ये हम पर्जन्यास्त्र कह रहे हैं, हमें पता नहीं वही पर्जन्यास्त्र था क्या, तो उसमें फर्क है। अभी अब विषय करके मैं भूल जाऊंगा करके बताता हूँ। क्या मैं आपको कहूँ कि जब हमारा ये ज्ञान पोस्ट महाभारत, अभी बहुत माइग्रेशंस हुए, आउट ऑफ इंडिया माइग्रेशंस हुए, पोस्ट रामायण भी आउट ऑफ इंडिया माइग्रेशंस हुए हैं, और प्री रामायण के पहले भी, जो पुरुरवा उर्वशी के बाद भी माइग्रेशंस हुए हैं, और उसके हमें जेनेटिक्स में प्रमाण तो मिलते ही है। लेकिन जैसे हम ग्रंथ में हमारे बात करते हैं, वैसे जो ग्रीक लोगों के जो ग्रंथ है, अभी मेगास्थेनिस ने इंडिका लिखा, बिल्कुल, तो इंडिका तो बचा नहीं है, लेकिन उसके रेफरेंसेस आगे नीचे ग्रीक ऑथर्स रेफर करते हैं। उसमें मेगास्थेनिस एक 7,000 साल की
जीनियोलॉजी का वर्णन करते हैं कि भारत में एक 7,000 साल 8,000 साल पुरानी जीनियोलॉजी थी। ठीक है। और वो तब कब की बात कर रहे हैं? 6,000 साल 7,000 साल पहले, 2,000 साल पहले, अच्छा, तो 9,000 साल पहले 9,000 वर्ष। की बात कर रहे हैं। उसमें वो नाम देते हैं कि ये पहले था, बक्कस करके पहले था, और कहते हैं उनके बाद 13 जनरेशन के बाद हेराक्लिस हुआ। ओके। अभी ये नाम इसलिए दे रहे हैं जैसे कि हम इंग्लिश आदमी का नाम लेके हम हमारे लिए नाम बनाते हैं ना, सोक्रेटिस को इंडिया में सुक्रांत कहते सुकरात हैं। कहते हैं, ठीक है, ठीक है, वैसी सही बात सही है। सही है। वैसा हमारा नाम उनको होके जाके कृष्ण का, हरे कृष्ण का हेराक्लिस हो गया। मैं मजाक से बोल रहा हूँ। ठीक है। लेकिन वो जो हेराक्लिस का जो रेफरेंस है मेगास्थेनिस में आता है, वो ऐसा आता है कि वो शूरसेनी डायनेस्टी में था, और वो अच्छा। मथुरा बोरा ये एरिया में था, तो वो कृष्ण को रिफर मिलता करते है। हैं। उसका हम ट्रायंगुलेशन करें वो मैथमेटिक्स नंबर का, तो वो समय भी 6 मिलेनियम जो 5561 BC है वो आ जाता है। अभी मैं आपको हेरोडोटस करके जो दूसरा ग्रीक आदमी होके गया, हेरोडोटस का समय मेगास्थेनिस के पहले है, अबाउट 500 BC। थोड़ा समय लेता हूँ, लेकिन ये किसी को ये रेफरेंस पता नहीं है। जी प्लीज। हेरोडोटस ने हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड करके बुक लिखा। उसका ग्रीक नाम कुछ होगा, लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेशन है तो हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है। वर्ल्ड मीन्स उसके लिए वो मेडिटेरियन ही वर्ल्ड है उसके लिए। ठीक है। तो इंटरेस्टिंग बात है, इजिप्ट का भी उल्लेख किया है। अब थोड़ा सा आपको संदर्भ देने के लिए हमारे दर्शकों को भी, कि देखो इजिप्ट के लोगों का नाम रामेसिस रहता है। ओके, जैसा कि परु में अभी भी राम सित्वा नाम का उत्सव सेलिब्रेट होता है, जैसा कि उसमें से आप वी निकाल दो तो राम सीता ही हो जाता है। अभी उनको पता नहीं है, मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये बैकग्राउंड नहीं रहेगा तो लोगों को एक अचानक सिर्फ एक रेफरेंस बुला करके होगा। देन जो सीरिया, जॉर्डन ये एरिया में हिटाइट ऐसे राज्य थे, अलग अलग राज्य थे। वो राज्य जब हिटाइट और दूसरे अभी मुझे नाम नहीं आ रहा है, आपको भी शायद नाम आएगा, तो उनकी जब ट्रीटी होती थी युद्ध के बाद, कब की बात कर रहा हूँ, 4,000 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो उनकी जब ट्रीटी होती थी तो हम कहते हैं ना कि भगवान गणेश को साक्ष्य रख के हम ये करते हैं, ऐसे टाइप वो जो देवता को इन्वोक कर रहे हैं कि ये देवता को साक्ष्य रख के हम ये ट्रीटी बना रहे हैं, उसमें पूरा जो देवता को इन्वोक किया जाता है वो पूरे हमारे ऋग्वेद की देवता है। हाँ, ये इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जो मेटाइट उनका नाम, तो मेटाइट की जो रेफरेंसेस है, उनके जो राजा है उनके नाम है वो भी हमारे इक्ष्वाकु डायनेस्टी के जैसे नाम है, दशरथ, उसको थोड़ा मॉडिफाई करके लक्ष्मण का लखन हो जाता है, ऐसे टाइप के नाम है। ये इसलिए बैकग्राउंड दे रहा हूँ। नाउ आई विल कम बैक टू हेरोडोटस। तो हेरोडोटस ने जो हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बुक लिखा, उसमें आप बुक नंबर 2 में जाइए, और चैप्टर भी नाम दे रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि लोग जाके चेक कर सकते हैं। 136 से लेके 141, 142 उसके चैप्टर में चले जाइए। तो हेरोडोटस इजिप्ट में गए थे, इसलिए मैं कहा कि रामेसिस भूलो मत उधर के। तो हेरोडोटस को उधर के कोई एक ऋषि तुल्य व्यक्ति ने, कोई नॉलेजेबल पर्सन ने लेके गया, और उनको इजिप्ट में 341 स्टैचूज दिखाया। 341 स्टैचूज? हाँ, मीन्स एक के बाद एक राजा के स्टैचूज। और उन्होंने कहा कि ये सब हमारे राजा के, एंशिएंट राजा के स्टैचूज है, सीक्वेंस में जीनियोलॉजी जैसे, और ये सब में कोई भगवान नहीं है, गॉड, उनका वर्ड गॉड जैसा, दियोस जो कुछ होगा वो। बट इनका जब शुरुआत हुई, इनका जब प्रारंभ हुआ तो भगवान था, गॉड था, पृथ्वी पे गॉड आया था, उसके बाद गॉड आया नहीं है। ओके, इनके इसमें से। और उन्होंने कहा ये जो 341 है उनका जो कालक्रम है, उसके लिए उन्होंने मैथमेटिक्स दिया है 141, 142 चैप्टर्स में, जो हेरोडोटस को बताया गया। वो बोलते 3 किंग के लिए 100 ईयर्स, 3 किंग के लिए 100 ईयर्स, ऐसा करके उन्होंने टोटल समरी में बताता हूँ 11,340 ईयर्स का ये समय है 341 के लिए। ओके, और ध्यान में रखिए। नाउ ये बात हुई 500 BC में, 2500 ईयर्स अगो। 11,300 में 2000 ऐड करो तो 14,000 ईयर्स हो गया। अभी उन्होंने भगवान राम नहीं कहा है, लेकिन उनका ये ग्रीस में जाके इन्फॉर्मेशन है, इजिप्ट में जाके इन्फॉर्मेशन है। ये मैं जो हमारा अभी जो इंडिपेंडेंट नॉलेज है वाल्मीकि रामायण का, और मैंने जो डेट निकाली है, उसके कारण मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि दे आर रिफरिंग टू भगवान राम को रिफर करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने बोली है, और बहुत सारे रेफरेंसेस जो है ना, जिसको हम कहते हैं ना कि द फुटप्रिंट्स ऑफ रामायण एंड महाभारत, जो पूरे विश्व में बिखरे पड़े। आपको वहां जाना है, केवल आप कहीं जाए, मलेशिया में जाए, या इंडोनेशिया में जाए, तो केवल 7 days and 8 nights का पैकेज लेके मत जाइए, और थोड़ा उधर देख करके आइए कि हम कैसे हैं। एक बस मैं अंत करूंगा इसके बाद में, बिकॉज हम लोग जब सुनते हैं कि
रामायण 12,98,000 वर्ष हाँ। की बात आती है, सतयुग की बात। अभी मैं वो उनको भी कोट करता हूँ, सदगुरु फाउंडेशन के जो जग्गी वासुदेव है उनका अभी आया कि कलयुग तो खत्म हो चुका है एंड नाउ इट्स अगेन द्वापर। अभी समय द्वापर चल रहा है, कलयुग पूरा हो चुका है, और 1200 वर्ष ऐसा 2200 वर्ष ऐसा करके उन्होंने चीज बोली। तो ये जो युगीन परंपरा है, और जिनका जो आपने फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट का आपने नाम भी दिया जिजित, उन्होंने मुझे बोला कि युगीन परंपरा ना 5 वर्ष का, जैसे नेहरू ने पंचवर्षीय योजना शुरू की वैसे 5 वर्ष में एक युग पूरा हो जाता था, ऐसे ऐसे करके चला। तो हम लोग कैसे कहें, बिकॉज श्री राम 11,000 वर्षों का उन्होंने शासन किया, तो ये जो अभी 365 डेज इन अ ईयर और वो ईयर, तो कैसे, थोड़ा सा इसको भी आप जरूर बताएं। थोड़ा सा कहा आपने, उसमें से हम 1-2 सब्जेक्ट ले सकते हैं, जी। बिकॉज आपने जो समरी बहुत अच्छी की, ये जो चैलेंज है हमारा संशय होके बैठा है जी। उसके लिए तो दिन लगेंगे। ठीक है, अलग अलग इसलिए मैंने थोड़ा सा बोला। तो सदगुरु जी का जो है ना, हाँ। हमारे भारतीय सनातन संस्कृति की विशेषता ये है कि विचार स्वातंत्र्य। हर एक व्यक्ति अपने बुद्धि, तन मन श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा अपने जो दी है उससे विचार कर सकते हैं। सदगुरु जी पे मेरी बड़ी श्रद्धा है। मुझे उन्होंने बुलाया भी था, लाइक सोशल इन्फ्लुएंसर करके। मैं जहाँ रहता हूँ अमेरिका में, उससे उनका जो हेडक्वार्टर है टेनेसी में, वो बहुत ही नज़दीक है, ब्यूटीफुल राइड 3.5 आवर्स तो हम जाते हैं। अभी ये जो सदगुरु जी ने जिससे बेसिस पे कहा है, और अपना खुद का मॉडिफिकेशन होगा उसमें, ये जो आप नाम होगा उनको पता होगा, द होली साइंस करके जो बुक था युक्तेश्वर गिरी, हाँ जी, बिल्कुल है, तो वो थोड़ा सा लेके मॉडिफाई किया है। ओके। युक्तेश्वर गिरी जी का जो उनका जो कंसेप्ट है कि कलयुग के बाद दूसरा कलयुग, फिर द्वापर, फिर त्रेता, फिर सत्य, फिर त्रेता, फिर द्वापर, ये मुझे कंसेप्ट अच्छी लगती है, क्योंकि सडनली क्वांटम जंप होता नहीं ऐसा करके। लेकिन बाकी जो इवन युक्तेश्वर गिरी के जो विचार है और सदगुरु जी के जो विचार है, वो हमारे शास्त्र और हमारे जो विज्ञान है, मॉडर्न विज्ञान है, या हमारा जो आध्यात्मिक शास्त्र है, इसमें कहाँ भी फिट होते हैं। अभी बात रही, आपने 12 लाख वर्षों की बात की जी। ये जो 4,32,000 सालों का कलयुग, उससे डबल 8, मैं इंग्लिश में कहूँगा 800,000 का द्वापर। तो लोग कहते हैं रामायण त्रेता में हुआ तो बीच में कम से 864,000 तो है ही, 8,60,000। इसका भी कंफ्यूजन है, हमारे शास्त्रों में अच्छी तरह से दिया हुआ है, लेकिन लोगों को ये पढ़ना पड़ेगा, लोगों को ये जानना पड़ेगा। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, अभ्यास करना पड़ेगा। ये है कि ये जो 4,432,000, 864,000, ये जो है ना, ये जो नंबर्स है और उसको जो युग कहा गया है वो सच है, लेकिन उसका जो हम इतिहास कहते हैं, क्रोनोलॉजी कहते हैं, उससे कोई संबंध नहीं है, जीरो संबंध है। हाँ, और कोई भी किसी को जो उसको लगेगा, उसके साथ आपके चैनल पे मैं ओपन डिबेट, अनकट, अनएडिट करने के लिए कभी भी तैयार हूँ। और ये किस लिए हमें करना है, हमारा जो सनातन इतिहास है वो राइट प्लेटफॉर्म पे हमें लाना है। तो ये कहाँ से आ गया, ये नंबर तो है। हाँ। ये नंबर एस्ट्रोनॉमी टेक्स्ट में आते हैं, सूर्य सिद्धांत में आते हैं, आर्यभटिया में आते हैं। इनफैक्ट आपको पता है, ये जो नंबर है ना, ये सूर्य सिद्धांत में है। आर्यभटिया में 4.32 मिलियन का संबंध आता है, लेकिन आर्यभटिया में क्या करते हैं पता है, ये 1:2:3:4 जो आपने कहा ना, 430,000, आर्यभटिया में ऐसा नहीं है। आर्यभटिया में वो 4.32 को इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके, मीन्स क्या, आर्यभट्ट ने अपना एक अलग निकाला ना, पर ये दोनों का कारण था, दोनों का उद्देश्य था, एस्ट्रोनॉमी के जो कॉन्स्टेंट्स है, ऑर्बिटल पीरियड, उसको अच्छी तरह से लोगों के सामने रख देना। उसका क्रोनोलॉजी, इतिहास, उससे कोई संबंध नहीं है। इसमें एक कह दूं कि जो हमारे कटक के अरुण उपाध्याय जी है, शायद आपने उनका इंटरव्यू भी लिया है, वो आए हैं चैनल पर आए। हाँ, तो अरुण उपाध्याय जी ने कलयुग नहीं, युग के बहुत सारे व्याख्या दिए मीन्स ग्रंथों से एक जगह कलेक्ट की है जी। उसमें मैंने और 10 ऐड कर दिए है, और संशोधन से ही ऐसा करके। तो उसमें से ऐसा है कि सबका क्रोनोलॉजी से भी संबंध नहीं है, किसी का साइकोलॉजी से संबंध है, किसी का कृति से। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कर्म, ध्यान, ज्ञान, बुद्धि, तो कोई एक ज्ञान का भी युग है, कोई ध्यान का युग है, कोई कर्म का युग है, और कोई भक्ति का युग है। तो भक्ति के योग में हमें सोचना है कि बहुत सारा समय चला गया, तो भक्ति के लिए ले सकते हैं आप। लेकिन मैं आपको कर्म की बात करूं तो ऐतरेय ब्राह्मण, जो ऋग्वेद के कनेक्टेड ब्राह्मण ग्रंथ है, जो मैनुअल जैसा यज्ञ के लिए रहता है,
उसमें ऐसा कहा है, आपने सुना भी होगा कि कली शयानो भवति। हाँ, तो जब आप सोए होते हुए तो आप कलयुग है, आपके लिए कलयुग है। ओके। आप उठ के बैठते हैं तो आपके लिए द्वापर युग है। आप खड़े हो जाते हैं, या इतरे ब्राह्मण ऋग्वेद के संबंधित वाला ब्राह्मण जी, ग्रंथ जी, कह रहे जी, हैं, जी। आप उठ जाते हो तो ये त्रेता युग त्रेता है। है। और आप कृतिशील होते हो, Yes. चलने लगते हो तो सत्य युग आता है। और वो कहते हैं कि इसलिए आप सतत कृतिशील रहो, सत्य युग में रहो। चरय वेति चरय वेति चरय वेति। That's great. तो ये कर्म कर्म बेस्ट हुआ। मैं आपको ध्यान बेस्ट बताता हूँ एक, या भक्ति भी आप कह सकते हैं, Please. भक्ति वाला भी कह सकते हैं। बंगाल में बड़े एक संत होके गए चैतन्य महाप्रभु, बिल्कुल। और उन्होंने 8 श्लोक लिखे हैं। उनके शिष्यों ने बहुत सारा लिखा, षड गोस्वामी ने बहुत कुछ लिखा, लेकिन उनके जो 8 श्लोक है उसमें एक श्लोक है, वो गोविंद से इतना भक्ति थी उनकी कि विरह हो गया तो क्या अवस्था होती है, वो वर्णन करते हुए ये कहते हैं, युगादितम निमेषेण चक्षुषा प्रावरुषायितम, आँख से पानी आता है मुझे, ओके, युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावरुषायितम शून्यादितम जगत सर्वम गोविंद विरहिणी। मेरे एक पल के लिए, निमेष मीन्स लाइक ब्लिंकिंग ऑफ एन आई, उसके लिए भी मुझे गोविंद का विरह हो जाता है, तो वो समय मुझे युग जैसा फील होता है, मेरे आँख से पानी आने लगता है, ओके, गोविंद का विरह हुआ तो। और ये समय का संबंध नहीं है इसके साथ, इसके साथ भक्ति का संबंध है। पहले जो ऐतरेय ब्राह्मण का था उसके साथ कर्म का संबंध है। और आप अभी लंबा समय ने हम क्लोज ही करते हैं, ठीक है। और जो आयुर्वेद है उसमें एक युग की जो व्याख्या की है वो आयुर्वेदिक व्याख्या है। उसमें हम थियोरेटिकल व्याख्या बोलते हैं ना, इक्विलिब्रियम जैसा, उसमें कहा है जब मानव को कोई भी रोग होता नहीं था, पूर्ण शुद्ध होता था, वो सत्ययुग था। तो प्रत्यक्ष में ऐसा हुआ था कि नहीं ये बात नहीं है, लेकिन जब आप पूरे हेल्दी हो, आपको कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं, प्रसन्न हो, तो आप सत्ययुग में, आपकी हेल्थ सत्ययुग में है, सतयुग में है। और रोग हो रहा है तो आपकी हेल्थ खराब हो गई। नहीं, इंटरेस्टिंग है, बहुत आपने चीजें बोली हैं। और कभी युग के बारे में आपके साथ में फिर से बैठेंगे, और आपने जो ओपन डिबेट की बात की है, मैं इनवाइट करूंगा कुछ लोगों को कि जरूर आए, और भारत में हम कुछ इस तरीके का भी प्रोग्राम करने का प्रयास करेंगे। बिकॉज मैंने देखा है, आपने जो बताया कि कुछ फॉरेन कंट्रीज में इस तरीके के बड़े प्रोग्राम्स हो रहे हैं जहाँ पर कुछ लोग ही निमंत्रित रहते हैं, कि 11 लोग, 31 लोग, 21 लोग हैं, और जमावड़ा नहीं है, लेकिन वो पूरा एक मैटाफोर जो है वो पूरा दे रहे हैं। और उसके बाद में जो चीज वहां से निकल के आएगी वो कुछ और वजनी चीज होगी। हाँ, और जो उसमें जो आप बोल रहे हैं 11 लोगों की बात कर रहे हैं, तो मैं बता दूं उनको कि एक वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, गाया करके कहते हैं, GAI.com, जो अमेरिका में सुन रहे होंगे उनको मैं इनविटेशन भी देता हूँ। गाया.com करके जाइए, $99 उसको चार्ज रहता है, $600 चार्ज है $600 अटेंड करने के लिए, प्लस ट्रैवल प्लस होटल वगैरह करना है आपको, लेकिन सब दुनिया से लोग आते हैं इसके लिए। और ये 11 इन्वाइटेड स्पीकर्स है। ये मैं मेरा भाग्य समझता हूँ कि भारत और एशिया कह सकते हैं, मेन यूरोप और अमेरिका छोड़ के पूरा दुनिया का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए नीलेश ओक जी को बुलाया है 11 वाले। और बहुत अच्छा होता है, मैंने उनका लास्ट ईयर का, पास्ट ईयर्स का देखा है। तो जो अमेरिका में है वो जरूर अटेंड कर सकते हैं। ये कहने का ये है कि ये एक मैं अच्छी संधि समझता हूँ कि जहाँ भारत का इतना डीप नॉलेज है, और बाकी जो 11 है ना, बाकी जो 10 है ना, उनका भी भारत का अभ्यास बहुत अच्छा है। अरे वाह। वो योग के बारे में बात करते हैं, समाधि के बारे में बात करते हैं, कुंडलिनी के बारे में बात करते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि थोड़ा सुपरफिशियल होता है उनका, डेलिबरेट नहीं, क्योंकि वो तो ये जन्म में सीखने लगे, हम तो अब हमारा पुनर्जन्म हुआ जैसा है, तो पहले से कुछ लेके आए हैं, तो जरूर देखें। बट आपने जो कहा वो अच्छा एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म है कि जहां हमें ये संधि है कि भारत का जो डीप नॉलेज है वो दुनिया के सामने रखें। एग्जैक्टली, इवन आपके इस बात को मैंने इसीलिए उसको डेलिबरेटली मैंने बोला था कि हम लोगों को भी ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम एक ऐसा मेटाफोर क्रिएट कर सकें जहां पर इन चीज़ों को डीपली, एक तरीके से जो शास्त्रार्थ होता है, बिकॉज हमारी जो चीज़ें, जो पुरातन था वो भी पॉडकास्ट ही था एक तरीके से। एक तरीके से नहीं, इसलिए पॉडकास्ट कोई नया इनोवेशन नहीं है। हमारे सब ग्रंथों जो है वो पॉडकास्ट ही है। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा संजय उवाच। संजय उवाच। मैंने बात की तो आप बात करने लगते, आपके बाद मैं बात करता हूँ।
ऐसा बहुत धन्यवाद आपका नीलेश जी, और आई होप कि हमारे दर्शकों को ये बहुत समझ आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जितना शेयर करें उतना अच्छा रहेगा। अपने कमेंट जरूर दीजिए, बिकॉज आपकी जो टिप्पणियां आती हैं उसे हमारे एक्सपर्ट्स भी देखते हैं और बहुत सारे और लोग देखते हैं, और उसके बाद में हमें भी ये समझ में भी आता है कि आप किस तरीके के और कार्यक्रम जो है वो देखना चाहते हैं। भारतीय ज्ञान शास्त्र, इन परंपराओं के बारे में हम चर्चा लगातार करते रहेंगे। जम्बू टॉक्स पर आप भी बने रहिए। अभी के लिए इतना ही। मैं निधीश गोयल आपके साथ धन्यवाद देता हूँ नीलेश नीलकंठ जी को। नमस्कार, प्रणाम।